हेलो स्टूडेंट, मैं सर संतोष बालचंदानी। मैं 10th की साइंस का इससे पहले वीडियो बनाए, उसके लेक्चर हमने आपको भेजे हैं। अब उसके बाद वाला है एक्टिविटी 2.14 10th क्लास के सेकंड चैप्टर की एक्टिविटी 2.14 और क्लास 10th की पीएच वैल्यू के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पीएच वैल्यू किसे कहते हैं? हुआ यूँ था कि 1909 में एक जर्मन साइंटिस्ट था, नाम था उनका सोरेन सेन नाम था। वो एक दिन क्या कर रहे थे, ढेर सारे मटेरियल लेके उनकी एसिडिटी और बेसिक कैरेक्टर को मेजरमेंट कर रहे थे। उनको मालूम था कि अगर हम एसिड को लिटमस पेपर के साथ या यूनिवर्सल इंडिकेटर के साथ ट्रीट करेंगे तो उनमें कलर चेंज आएगा। सोरेनसन ने देखा कि हर एक, चाहे भले एसिड हो, उनके साथ यूनिवर्सल इंडिकेटर को लिया गया या पीएच पेपर लिया गया, तो उसमें देखा यूनिवर्सल इंडिकेटर को ले लिया गया या यूँ कहे लिटमस पेपर ले लिया गया। उस लिटमस पेपर पे यूनिवर्सल इंडिकेटर के साथ उनके कलर अलग अलग आए। जैसे HCl का कलर अलग आया, जबकि HCl एसिड है, और H2SO4 का कलर अलग आया। दोनों का रेड आया, एक में डार्क आया, एक में थोड़ा लाइट आया। ऐसे ही एसिटिक एसिड का कलर उसमें भी चेंज आया। तो सोरेन सर ने क्या करा, उन कलर का एक यूँ कहे कि चार्ट बनाया, यूँ कह सकते चार्ट बनाया। चार्ट का बनाया, ऐसी एक पट्टी दी। अब देखो, जनरली विजिबल लाइट में 7 कलर होते हैं और ये 7 कलर एक दूसरे से मिक्स होते हैं। जो कुछ कलर होते हैं उनके बीच में होते हैं। तो सोरेन सर ने क्या करा कि 0 से लेकर उनको डबल कर दिया, 14 तक कर दिया। उन्होंने देखा कि इन कलर में क्या क्या चेंज आ रहा है। तो 0 से लेकर जब 14 कलर को लेकर और हर एक मटेरियल का एसिड कैरेक्टर को मेजरमेंट करता गया। यूँ कहें कि लिटमस पेपर पे देखा कि कलर कैसा चेंज आ रहा है। उनने इंडिकेटर लिया, यूनिवर्सल इंडिकेटर लिया, पीएच पेपर को डेवलप किया कि उनमें कलर क्या चेंज आ रहा है। उसने देखा कि कलर कुछ इस तरीके से चेंज होता जा रहा है, और जब न्यूट्रल आ रहा है, जैसे पानी को लिया, डिस्टिल वाटर को लिया और उसके कलर को मेजरमेंट किया, तो जो इसको पूरे स्केल, एक स्केल बना लिया, उसको पूरे इक्वल 14 पार्ट में डिवाइड किया। तो जैसे यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 14 पार्ट। 7 उसको कहा गया जो बिल्कुल न्यूट्रल था, यानी डिस्टिल वाटर लिया, उस पर जो कलर देखा उसको उन्होंने बोल दिया भैया ये न्यूट्रल है। अब उसके बाद वो बेसिक लेता गया तो उनकी कैरेक्टर देखते गए कि ये बढ़ते गए, 7 8 9 10 11 12 13। इस तरीके से एक स्केल बना दिया। मैं इसको यूँ कर देता हूँ। तो इस तरीके से ये स्केल को ऐसा कर देते। ये जो यहाँ से लेके 7 से कम वैल्यू रिप्रेजेंट की जा रही है, वो एसिडिक कैरेक्टर को बता रहा था, और बेसिक कैरेक्टर 7 से लेके 14 तक, यानी 7 से जो ग्रेटर कैरेक्टर बता रहा था वो बेसिक, और 7 से जो लेस कैरेक्टर बता रहा था वो एसिड। जितना वैल्यू कम आ रही थी उतना ज़्यादा एसिडिक कैरेक्टर को बताया गया। इसके अलावा उन्होंने क्या करा, ये जो वैल्यू ली गई वो 10 के ऊपर, पावर के ऊपर लेके गई। 10 की पावर 1 = 1, 10 की पावर 2 = 2, 10 की पावर -3 = 3, 10 की पावर -4 = 4। इस तरीके से 10 की पावर माइनस, यहाँ से लेके यहाँ पर मैं बना देता हूँ, बीच में नहीं, पूरा बोर्ड नहीं मेरे पास। तो 10 की पावर -14 = 14। इसको लेकर उसने एक स्केल तैयार किया और पीएच नाम का वर्ड यूज़ किया एसिड को और बेसिक कैरेक्टर को मेजरमेंट करने के लिए। उन्होंने पीएच वर्ड यूज़ किया। तो पीएच का मतलब क्या है? तो पीएच का मीनिंग उन्होंने यह रखा कि P मीन्स पोटेंज। यहाँ पर मैंने पावर लगाई, आपने देखा 10 के ऊपर में पावर लगाता जा रहा था माइनस में, तो इसलिए उन्होंने कहा कि पोटेंज का मतलब होता है पोटेंज। ये जर्मनी वर्ड है पोटेंज। इसका मीनिंग होता है पावर। और H, तो पीएच में P पोटेंज को बताता है पावर, और H किसको शो करता है? तो H करता है कंसंट्रेशन ऑफ
हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोजन गैस, इन दोनों को लेकर उसने पीएच स्केल तैयार किया। अब पीएच स्केल की डेफिनेशन देखें तो क्या होगी, पीएच को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो पीएच वैल्यू ऑफ अ सॉल्यूशन, पीएच वैल्यू ऑफ अ सॉल्यूशन द नेगेटिव लॉगरिथम, लॉगरिथम वर्ड यूज किया हमने, लॉगरिथम को ही लेके किया, तो नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ पीएच वैल्यू ऑफ अ सॉल्यूशन is the negative logarithm of hydrogen, negative logarithm of hydrogen ions concentration, hydrogen ion in concentration is known as pH value, is known as pH value। आप चाहे डेफिनेशन को लिख सकते हैं, pH value of a solution is the negative logarithm of hydrogen ion in concentration। इस तरीके से pH की वैल्यू उन्होंने डेफिनेशन दी। अच्छा, इसको फार्मूले के रूप में अपन कैसे लिख सकते हैं, मैं यही लिख देता हूँ। तो चलो यहाँ pH इजिकल्स टू माइनस log H प्लस। इस तरीके से सोरेनसन ने यह एक फार्मूला भी दे दिया जिससे pH वैल्यू निकाली जा सके। तो ये pH की वैल्यू। अब pH का आपके जो बुक में एक्टिविटी दी है, मैं उस एक्टिविटी को भी आपको बताने जा रहा हूँ, फिर आगे अपन इसको देखते हैं। मैं इसको रख कर रहा हूँ, अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैं रख करने जा रहा हूँ इसको। आपकी एक्टिविटी 2.14 में दिया गया है, कह रहा है कि ये सॉल्ट लीजिए, कौन कौन सा सॉल्ट नंबर, कह रहा है कि सोडियम क्लोराइड लीजिए, पोटेशियम नाइट्रेट लीजिए, एल्युमिनियम क्लोराइड और जिंक सल्फेट लीजिए, कॉपर सल्फेट और सोडियम एसीटेट लीजिए, सोडियम कार्बोनेट ले लें और सोडियम बाइकार्बोनेट ले लें। ये सॉल्ट ले लीजिए। आपकी इस एक्टिविटी में कह रहा है कि पहले उनकी सॉल्युबिलिटी को टेस्ट करें। तो मैं पहले सोडियम क्लोराइड ले रहा हूँ, ये सोडियम क्लोराइड है, ठीक है ना, मैंने लेके रखा है सब यहाँ पर, और उनको डिस्टिल वाटर में डिजोल्व करिए। तो मैंने इसको डिस्टिल वाटर ले लिया, मैंने डिजोल्व किया, तो आप ये देखिए कि ये पूरा, अभी थोड़ा और इसको करना पड़ेगा तो डिजोल्व हो जाएगा, ये पूरा सोल्यूबल है। तो सोडियम क्लोराइड वाटर में सोल्यूबल है। दूसरा है आपका सोडियम क्लोराइड वाटर में सोल्यूबल, और दूसरा है आपका पोटेशियम नाइट्रेट। तो पोटेशियम नाइट्रेट को ले लेता हूँ, ये पोटेशियम नाइट्रेट है, ये पोटेशियम नाइट्रेट, इसको सोल्यूबल किया तो ये भी वाटर में सोल्यूबल है। अब थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा बहुत तो रह जा रहा है, ये सोल्यूबल। उसके बाद है एल्युमिनियम क्लोराइड, ये एल्युमिनियम क्लोराइड है मेरे पास, इसमें मैंने डिस्टिल वाटर लिया, आप ये देखिएगा ये भी सोल्यूबल है, और थोड़ा वेट करना पड़ेगा या गर्म करना पड़ेगा तो पूरा ट्रांसपेरेंट दिखेगा आपको, ये भी वाटर सोल्यूबल है। अब है आपका जिंक सल्फेट, तो ये जिंक सल्फेट ले लिया अपन ने, ये जिंक सल्फेट, ये भी वाटर में सोल्यूबल है, जिंक सल्फेट। उसके बाद है कॉपर सल्फेट, ब्लू कलर का होता है, ये मैंने कॉपर सल्फेट ले लिया, इसको भी अपन, ये देखिए पानी में सोल्यूबल है, इतना सोल्यूबल हो गया, थोड़ा बहुत और हिलाऊंगा मैं तो पूरा ये सोल्यूबल हो जाएगा। और उसके बाद आपका है सोडियम एसीटेट, ये सोडियम एसीटेट को मैंने डिज़ोल्व किया, ये सोडियम एसीटेट डिज़ोल्व हो गया, ये सॉल्ट है। उसके बाद है सोडियम कार्बोनेट, ये मैंने सोडियम कार्बोनेट लिया, इसको वाटर में डिज़ोल्व कर रहा हूँ, तो ये देखिए ये भी वाटर में सोल्यूबल है, सोडियम क्लोराइड और कार्बोनेट, और ये सोडियम बाइकार्बोनेट,
सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको बेकिंग सोडा के नाम से बाद में जानेंगे। ये इस देखिए, थोड़ी देर तक रखेंगे या गर्म करेंगे तो ये पूरा पूरा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। ये सब वाटर सोल्यूबल है, मतलब हमारी एक्टिविटी में जो भी दिए गए साथ उनकी सोल्यूबिलिटी के बारे में पूछा गया तो ये सब वाटर में सोल्यूबल है, कुछ थोड़ा कम कुछ थोड़ा ज़्यादा, किंतु सब सोल्यूबल है। थोड़ा समय दे तो सब आराम से इसमें डिजोल्व हो जाएगा। तो मैंने इनकी सोल्यूबिलिटी यहाँ लिख के रखी है और सोल्यूबिलिटी को मैं आपको बता रहा हूँ। सब सोल्यूबल है तो मैं इसको डायरेक्टली राइट का साइन लगा के इसको कर देता हूँ कि ये सब वाटर में सोल्यूबल है, वाटर में सोल्यूबल है। अब दूसरी बात, इनकी पीएच वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है। अब पीएच वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये पीएच पेपर ले रहा हूँ। पीएच पेपर, ये देखिए मेरे पास पीएच पेपर रखा हुआ है, आपके सामने बता रहा हूँ। ये पीएच पेपर है, देखिए ये पीएच पेपर रखे हुए हैं। इस पीएच पेपर में ये जो लगा हुआ है, ये इसके इंडिकेटर रहते हैं कौन सा कलर किससे साथ देता है। मैं इनके कलर की कंपैरिजन इससे करूँगा। ये यूनिवर्सल इंडिकेटर सॉल्वेंट है, ये देखिए यूनिवर्सल इंडिकेटर सॉल्वेंट है। तो इसमें पीएच वैल्यू निकालने के लिए यूज़ किया जाएगा यूनिवर्सल इंडिकेटर, और इसकी पीएच वैल्यू 4 से 11 तक है, ये देखिए। अब इसमें जितना भी है, मैं इसमें 4 से लेके 11 तक है मेरे पास ये वाला इसकी पीएच वैल्यू। तो मैं इसको यहाँ पर ले रहा हूँ पीएच पेपर को, और 2-3 को मैं करके बता देता हूँ। तो देखिए इनकी पीएच वैल्यू जो है आपको क्या आएगी वो मैं आपको बता रहा हूँ। पहले मैं लिखना सोडियम क्लोराइड के लिए। तो सोडियम क्लोराइड के लिए, ये सोडियम क्लोराइड है, इसको मैंने यहाँ पर इसमें थोड़ा सा डाल के बताया, देखिए ठीक है ना। इसमें क्या चेंज आया तो आप देखिए, सोडियम क्लोराइड के लिए इसकी वैल्यू ऐसी आ रही है, ये आ रही है वैल्यू, ठीक है ना, इसकी वैल्यू ऐसी आ रही है। अब इसकी अगर अपन कंपेरिजन करें इसके साथ, तो इसका कलर कैसा है देख लीजिए आप। ये रेड है, ऊपर वाला दिख रहा, इसकी वैल्यू 4 है। तो पीएच वैल्यू इसकी कहाँ क्या आई, इसकी पीएच वैल्यू यहाँ पर आ रही है 4 आ रही है, 4.0। पीएच वैल्यू 4.0 आई। इसके बाद वाली जो है, और अगर अपन बात करें सोडियम क्लोराइड की, इसकी वैल्यू एक बार फिर से देख रहे हैं अपन, इसमें वैल्यू है हाँ ठीक है ना, या ये इंडिकेटर के रूप में इसने 3 लिया है और 4, 5, हाँ ठीक। तो इस तरीके से हम इसकी अगर पीएच वैल्यू को मेजरमेंट करते हैं तो हमारे पास पीएच वैल्यू इनकी क्या आती है, इसकी करीबन आपकी पीएच वैल्यू। सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन थोड़ा सा चेंज हो गया, मैंने सॉल्यूशन एक साथ रख दिए तो मिला के रख दिया सोडियम क्लोराइड की वैल्यू। इसको मैं इस तरीके से करके देख रहा हूँ। तो पीएच वैल्यू इसकी अलग अलग पीएच वैल्यू आती है। सोडियम क्लोराइड, ये देखिए, ये इसकी वैल्यू ऐसी आई है कुछ सोडियम क्लोराइड की, और यहाँ से इसके अपन कंपैरिजन कर रहे हो। अलग सॉल्यूशन थोड़ा मेरे से चेंज हो गया, ये वैल्यू आ रही है। इससे अगर अपन मैच करेंगे तो ये देखिए ऊपर से यहाँ से ये देखिए, ये इससे मैच कर रही है इस वाले से, और इसकी पीएच वैल्यू क्या है आपको करीबन 7 दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू करीबन 7 रहती है। और पोटेशियम नाइट्रेट की अगर वैल्यू देखें तो ये भी करीबन 7 के आसपास रहती है। और एल्युमिनियम क्लोराइड की अगर वैल्यू देखें तो ये अपनी 4 से लेकर 4.4 तक की दिखाई देती है अगर हम ऐसा मेजरमेंट करें तो। और अपन जिंक सल्फेट की वैल्यू को देखें तो जिंक सल्फेट अपन को 4 से लेकर करीबन 5.2 तक की वैल्यू शो करता है। और जिंक के बाद कॉपर सल्फेट, तो कॉपर सल्फेट वैल्यू कितनी शो करता है इसको अपन देख लेते हैं। कॉपर सल्फेट को एक बार वैल्यू को फाइंड आउट करके बता देता हूँ मैं। तो ये मैंने ले रहा हूँ मैं लिटमस पेपर,
ये लिटमस पेपर मैंने लिया। अब लिटमस पेपर को मैं कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाल रहा हूँ। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ये ब्लू कलर का होता है और मैंने इसमें लिटमस पेपर को डाल दिया मैंने, ठीक है ना। लिटमस पेपर को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में अपन ने डाल दिया। कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में लिटमस को डाल दिया, लिटमस पेपर को, लिटमस पेपर को कह रहा हूँ मैं, पीएच पेपर को डाल दिया और इसकी कंपैरिजन में इससे कर रहा हूँ। आप देखिए ये बिल्कुल ये कॉपर सल्फेट का और ये इसकी वैल्यू देखिए, ये आपको 4 के आसपास दिखाई दे रही है, ये देखिए। तो इसकी वैल्यू कितनी है कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन की, तो इसकी वैल्यू आएगी कॉपर सल्फेट की 3 से इसकी होगी करीबन 4 से लेके 4.5 तक की वैल्यू ये बताएगा पीएच। और एसिटिक एसिड आप जानते हैं कि एसिटिक एसिड से बनता है सोडियम एसिटेट, पर इसका नेचर हमेशा एसिडिक ही बना रहता है, इसलिए इसका 8.9 वैल्यू आती है। 8.9 एसिडिक नेचर बना रहता है, 8.9 इसकी वैल्यू आती है एसिटिक एसिड की। सोडियम कार्बोनेट इसकी वैल्यू आती है आपकी, सोडियम कार्बोनेट की आती है 9.6 और सोडियम बाइकार्बोनेट की 9.5 आती है, 9.5। इस तरीके से हम लैब में इनके पीएच वैल्यू को मेजरमेंट करते हैं। आप एक बार फिर से देखिए, इसमें जो सॉल्ट बने हैं सोडियम क्लोराइड की 7, पोटेशियम नाइट्रेट की 7 और एल्युमिनियम क्लोराइड की 4.4 से लेके 4.4 है पीएच वैल्यू। जिंक सल्फेट की 4 से लेके 5.2 है और कॉपर सल्फेट की 4 से लेके 4.5 है। सबसे ज़्यादा वैल्यू दिखाई दे रही है तो एसिड में सोडियम एसीटेट की 8.9 और सोडियम कार्बोनेट की 9.6, सोडियम बाइकार्बोनेट की 9.5 वैल्यू आई है। अब आपकी एक्टिविटी में एक और बात की गई है, वो कहा गया है कि ये जो सॉल्ट बने हैं तो उसमें एसिड कौन सा यूज़ किया गया है और बेस कौन सा यूज़ किया गया है। देखिए सोडियम क्लोराइड बना है, तो सोडियम क्लोराइड कब बना, जब HCl की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड से हुई। फिर पोटेशियम नाइट्रेट कैसे बना, तो नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ की गई, तब आपको पोटेशियम नाइट्रेट मिला। और एल्युमिनियम क्लोराइड कैसे बना, एल्युमिनियम क्लोराइड में एसिड HCl लिया गया और बेस एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड लिया गया है। जिंक सल्फेट कैसे बना, H2SO4 एसिड लिया गया और जिंक हाइड्रोक्साइड बेस के रूप में यूज किया गया। कॉपर सल्फेट कैसे बना, कॉपर सल्फेट में एसिड जिंक सल्फेट लिया गया और बेस कॉपर हाइड्रोक्साइड लिया गया। एसिड सोडियम एसीटेट में एसिड कौन सा लिया गया, तो एसिटिक एसिड लिया गया और बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया गया। सोडियम कार्बोनेट में एसिड कौन सा लिया गया, सोडियम कार्बोनेट में कार्बोनिल एसिड लिया गया और यहाँ पर NaOH बेस लिया गया। यहाँ पर कार्बोनिल एसिड लिया गया सोडियम बाइकार्बोनेट में और NaOH बेस लिया गया। इस तरीके से ये वाले सॉल्ट हमें प्राप्त हुए। यह आपकी एक्टिविटी पूरी हुई। इसके अलावा पीएच वैल्यू का हमारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो जो पीएच वैल्यू का हमारी लाइफ में जितने भी एनिमल हैं उनके लाइफ में बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। एक्चुअली जो पीएच वैल्यू होती है वाटर की, रेन वाटर के लिए जो बात की जाए तो 5.5 से लेकर और 5.6 के बीच में होनी चाहिए। इससे अगर कम हो जाएगी तो एसिड रेन फॉल होगा जो सारे एक्वेटिक एनिमल्स के लिए हार्मफुल होते हैं। एसिडिक वाटर बन जाता है और जो एक्वेटिक एनिमल हैं वो सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। एनिमल जनरली 7 से लेकर 7.8 के पीएच वैल्यू में अपने आप को सर्वाइव कर पाता है। तो इसलिए एसिड अगर 5.5 से पीएच वैल्यू कम हो जाती है रेन की तो एसिड रेन कहलाती है। दूसरा, अगर मैंने यहाँ पर लेके आया एक्टिविटी भी करके बताई थी, आप भी कर सकते हो। अपने बाहर की मिट्टी ले आई है, बैकयार्ड से अपनी सॉइल को लेके आए और उसको
वाटर में डाल के सॉल्यूशन बनाए और ये इंडिकेटर है, इसको नेचुरल इंडिकेटर कहते हैं। उसको अगर उसमें डाल देंगे तो आप देखिए उसमें क्या चेंज आ रहा है। जनरली मैंने जो एक्टिविटी यहाँ पर करवाई थी तो उसमें हमारे पास वैल्यू 7.2 से लेकर 7.4 आई। मतलब वो ये बता रहा था कि आपके यहाँ की सॉइल जो है वो कैसी है, न्यूट्रल है, नहीं एसिडिक है, नहीं बेसिक है। दूसरा क्या होता है कि जो आपके पीएच वैल्यू हमें वॉर वेलफेयर में भी काम में आती है। वॉर वेलफेयर से सेंस क्या है, इसका मतलब यह है कि कुछ एनिमल जब जो स्टिंगिंग करते हैं, काटते हैं, डंक मारते हैं, वो अपने साथ हमारे शरीर में मेथेनोइक एसिड को छोड़ देते हैं, जिसके कारण हमें पेन होता है, जलन होती है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, उसके असर को कम करने के लिए हम बेस का यूज़ करते हैं, जैसे मैग्नीशिया का यूज़ करते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसका फार्मूला आता है MgOH होल ट्वाइस, इसका यूज़ करते हैं और वो लगा देते हैं। और दूसरा कि हम कोई भी बेस वगैरह लगा के उससे अपन रिलीफ पा सकते हैं। हम कभी डाइजेशन में पीएच इन अवर डाइजेशन क्या होता है कि कभी कभी हम स्पाइसी फूड मटेरियल को ले लेते हैं, जिसके कारण हमारे शरीर के अंदर एसिडिटी हो जाती है, एसिड की क्वांटिटी बढ़ जाती है, क्योंकि हमारे शरीर में जो स्टमक होता है वो फूड मटेरियल को डाइजेस्ट करने के लिए HCl का सिक्रेशन करता है, HCl का। कभी कभी हम स्पाइसी या ओवर डाइट कर लेते हैं तो हमारे शरीर के अंदर HCl का सिक्रेशन बढ़ जाता है, जिससे हमारे शरीर में पेन होने लगता है और दिक्कत हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में रिलीफ पाने के लिए मैग्नीशिया का या बेकिंग सोडा का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है पीएच एज द कॉज ऑफ टूथ डिके। हमारे दांत की पीएच वैल्यू 5.5 होती है और हमारे दांत के जो दांत रहते हैं उनके ऊपर एक बारीक लेयर बनी हुई रहती है, जिसको अपन एनेमेल कहते हैं। क्या बोलते हैं? एनेमेल, एनेमेल कहते हैं। एनेमेल, ये एनेमेल अगर हट जाए तो हमारे दांत सड़ जाते हैं। तो क्या होता है कि जब हम खाना खाते हैं और उस बाद ब्रश नहीं करते हैं तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बैक्टीरिया के अटैक करने के कारण जो फूड मटेरियल टीथ में रह जाता है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा उनका डिकम्पोजिशन करके एसिड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। वो एसिड इस एनेमेल से रिएक्ट करता है। एनेमेल किसका बना हुआ रहता है? एनेमेल कैल्शियम फास्फेट का, कैल्शियम फास्फेट का बना होता है, फास्फेट का बना होता है और वो इस कैल्शियम फास्फेट से रिएक्ट करके और दांतों को सड़ा गला देता है। इसलिए खाना खाने के बाद या तो गुल्ला कर लेना चाहिए या दांत ब्रश कर लेना चाहिए। क्लियर? दूसरा है कि कुछ प्लांट्स रहते हैं, जैसे नेटल का प्लांट रहता है, उस प्लांट में स्टिंगिंग हेयर पाए जाते हैं। वो स्टिंगिंग हेयर एक्सीडेंटली जब हमसे टच कर जाते हैं तो ऐसा लगता है कि ढेर सारे स्टिंगिंग हमारे शरीर में हो गया। उसके स्टिंगिंग में मेथेनोइक एसिड होता है। वो मेथेनोइक एसिड के कारण हमारे शरीर में बहुत इरिटेशन होता है, पेन होता है। उससे रिलीफ पाने के लिए उसके आसपास ही एक और प्लांट होता है जिस प्लांट को अपन डॉग प्लांट कहते हैं। तो नेटल प्लांट होता है, नेटल प्लांट, जिसके कारण हमें पेन होता है और वो स्टिंगिंग का काम करता है। उससे रिलीफ पाने के लिए हमें डॉग प्लांट की लीफ को उसके ऊपर क्या करना है, रब कर देना चाहिए, जिससे हमें रिलीफ हो जाता है। आज के लिए इतना, आगे नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।